थक गया हूँ, शक्ति मेरी क्षीण होती जा रही है। मृत्यु अब जीवन प्रदीपों को बुझाती आ रही है। शक्ति दो इतनी कि अपने वासना का दमन कर लूँ। शक्ति दो इतनी कि अपनी वासना का दमन कर लूँ। भक्ति दो इतनी कि अंतस्ताप का मैं शमन कर लूँ। ये मार्मिक पंक्तियाँ हैं। हृदय से संत, कर्म से शिक्षक और लेखनी से विशुद्ध साहित्यकार श्री पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी की। उनकी वेशभूषा और सादगी के संबंध में सुप्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर बलदेव प्रसाद मिश्र का कहना है कि घुटनों तक धोती, पैरों में मामूली चप्पल, सिर खुला हुआ, कभी केवल धोती कुर्ता और कभी उसके ऊपर गले का कोट, अस्त व्यस्त बाल और हाथ में और कभी मुंह में प्रज्वलित की जाने वाली सीधी सादी बीड़ी, यही बख्शी जी की पेटेंट वेशभूषा थी। वे साहित्यकार के पहले शिक्षक थे। द्विवेदी युग के प्रतिष्ठित साहित्यकार विद्यावाचस्पति पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी का साहित्य जगत में विशिष्ट स्थान है। इन्हें मास्टर जी के नाम से भी जाना जाता है। श्री बख्शी जी का जन्म 27 मई 1894 ईस्वी को छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ राज्य में हुआ था। इनके पिता का नाम पुन्नालाल बख्शी था। जहाँ तक शिक्षा दीक्षा का प्रश्न है, बख्शी जी की आरंभिक शिक्षा जो है विक्टोरिया हाई स्कूल खैरागढ़ में हुई। मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री जो उस समय हेडमास्टर थे पंडित रविशंकर शुक्ल के सानिध्य में इनकी आरंभिक शिक्षा जो है हुई और इन्हें सादगी का, इन्हें नैतिकता का और इन्हें कर्मठता का, ये सारा जो संस्कार है ये पंडित रविशंकर शुक्ल जी की देन है। सन 1912 में मैट्रिकुलेशन किया और 1913 में लक्ष्मी देवी जी के साथ आपका पाणिक ग्रहण संस्कार हुआ। उच्च शिक्षा के लिए आप बनारस के सेंट्रल हिंदू कॉलेज गए और वहाँ से पूरी की। सन 1916 में स्टेट हाई स्कूल राजनांदगांव में शिक्षक के पद पर आप नियुक्त किए गए और 1929 से लेकर 1949 तक राजनांदगांव के स्टेट हाई स्कूल में अंग्रेजी शिक्षक के रूप में कार्य किया और 20 अगस्त 1959 से आजीवन दिग्विजय महाविद्यालय में आप प्राध्यापक रहे। जहाँ तक अलंकरणों का प्रश्न है, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी चूँकि बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे तो शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में अनेक अलंकरणों से अलंकृत किया गया। 1949 में हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा विद्या वाचस्पति की उपाधि से आपको विभूषित किया गया। सन 1969 में सागर विश्वविद्यालय द्वारा डिलिट की मानद उपाधि प्रदत्त की गई। आप मध्य प्रदेश साहित्य सम्मेलन के सभापति भी रहे और 28 दिसंबर सन 1971 को रायपुर में आपका महाप्रयाण हो गया। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी इस जगत को छोड़कर परलोकगामी हो गए। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे। जहाँ एक ओर आप आदर्श शिक्षक थे, वहीं दूसरी ओर सुप्रसिद्ध रचनाकार भी। आपने कविता के क्षेत्र में नाटक, उपन्यास, निबंध, आलोचना, समालोचना और आत्मकथा संस्मरण और कथा क्षेत्र में आपने कीर्तिमान स्थापित किया है। काव्य संग्रह, अश्रुदल, शतदल और पंचपात्र
नाटक के क्षेत्र में आपका अन्नपूर्णा का मंदिर बहुत प्रसिद्ध नाटक रहा है, और दूसरा है उन्मुक्ति का बंधन। और जहाँ एक ओर आप प्रौढ़ों और बुद्धिजीवियों के लिए औपन्यासिक सृष्टि की है, वहीं दूसरी ओर बालकों के लिए भी, बच्चों के लिए भी, चूँकि एक शिक्षक की आत्मा जो है वह बच्चों के प्रति पूरी तरह से समर्पित थी, तो आपने बाल उपन्यास भी दिए हैं, जैसे भोला और वे दिन। और प्रौढ़ों के लिए एक उनका प्रसिद्ध उपन्यास है कथा चक्र। निबंध और समालोचना के क्षेत्र में जैसे हिंदी साहित्य विमर्श, विश्व साहित्य, पंचपात्र, पंचरात्र, प्रबंध पारिजात, ये इनकी निबंधात्मक कृतियां हैं। और सांस्कृतिक और साहित्यिक निबंध भी आपने बहुत लिखे हैं, जैसे बिखरे पन्ने, ये निबंध संकलन, और मेरा देश। इन दोनों में हमारे देश की सांस्कृतिक विरासत को परिभाषित किया गया है, उसका वर्णन किया गया है। और प्रदीप कहानियों में झलमला बहुत चर्चित कहानी रही है। तो कहानी संकलन के दो मुख्य रूप से प्रकाशित हुए थे, एक झलमला, एक अंजलि। और पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की कृतियों को 8 खंडों में बख्शी ग्रंथावली के रूप में डॉक्टर नलिनी श्रीवास्तव जी ने संपादित किया है। आपने साहित्यिक पत्रिकाओं का भी संपादन किया है। सुप्रसिद्ध पत्रिका सरस्वती, जिसके संपादक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी थे, और उसी के साथ एक छाया पत्रिका का संपादन आपने बहुत ही लगन और निष्ठा के साथ किया है। बख्शी जी ने साहित्यिक एवं सामाजिक दोनों विषयों पर निबंध रचना की है। इनके निबंधों में द्विवेदी युग की छाप स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होती है, परिलक्षित होती है। बख्शी जी सर्वदा राष्ट्र और समाज की प्रगति हेतु जागरूक रहे। सामाजिक जीवन की रूढ़ियों, परंपराओं एवं कुरीतियों पर आपने प्रहार किया है, जो समाज के लिए हितकर नहीं थी। भाषा सजीव, प्रभावपूर्ण और सरस है। इनकी भाषा में उर्दू, फारसी और अंग्रेजी के शब्दों का मिश्रण है। मुहावरों और लोकोक्तियों का सुंदर प्रयोग किया है। भाषा प्रांजल, बोधगम्य और प्रवाहमय है। अपनी बातों को छोटे छोटे वाक्यों में कहने में सिद्धहस्त थे बख्शी जी। बख्शी जी ने विवेचनात्मक और भावात्मक शैली का प्रयोग किया है। स्पष्टता, गंभीरता, प्रभावोत्पादकता और स्वाभाविकता इनके शैली की सर्वाधिक विशेषता है। व्यंग्यात्मक तथा उद्धरण शैली में भी इनकी रचनाएं मिलती हैं। विषय की विविधता और भाषा की सरसता एवं सरलता के लिए श्री बख्शी जी सदैव स्मरणीय रहेंगे। बच्चों, आपके पाठ्यक्रम में क्या लिखूं निबंध है, जो बख्शी जी का चिंतन प्रधान और भावात्मक ललित निबंध है। ललित निबंध क्या है? आपने अनेक प्रकार के निबंधों को, आपने साहित्यिक निबंध, विवेचनात्मक, वर्णनात्मक, शैक्षिक और वैज्ञानिक कई तरह के निबंध पढ़े हैं, लेकिन आपको ललित निबंध के बारे में संभवतः आपके पाठ्यक्रम में पहली बार ये बताया जा रहा है कि ललित निबंध क्या है। आइए संक्षेप में जानकारी प्राप्त करते हैं। बच्चों, ललित शब्द का प्रयोग सुंदर, मनोहर और मनोरम, रमणीय आदि संदर्भों में किया जाता है। वास्तव में ललित साहित्य में साहित्य की वे सब कोटियाँ आएंगी जिनमें बोध पक्ष उतना प्रधान नहीं रहता जितना भाव पक्ष होता है। बुद्धि की अपेक्षा हृदय को छूने वाली सामर्थ्य अधिक रहती है। गद्य और पद्य दोनों ही
ललित साहित्य की श्रेणी में आते हैं। अगर उनमें वह समरसता है, वह भावुकता है, वह सहजता है, तो निश्चित रूप से चाहे गद्य हो चाहे पद्य हो, दोनों ललित साहित्य के अंतर्गत आते हैं। शर्त है लालित्य और सौंदर्य निष्ठा का। यह निश्चित है कि ललित साहित्य में कलात्मकता, सौंदर्य तत्व और कल्पना विलास और भावना का परिष्कार आदि बहुत महत्वपूर्ण है। वास्तव में ललित निबंध की सर्जना के लिए जो ललित निबंधकार हैं वे आत्माभिव्यक्ति का सहारा लेते हैं, कभी कभी उन्मुक्तता का तो कभी बतकही शैली का, बातचीत की शैली का। इस प्रकार ललित निबंध में अनेक विशिष्ट गुणधर्म समाहत हो जाते हैं जो अपनी अलग अलग पहचान बना लेते हैं। विद्वानों ने ललित निबंध को अलग अलग विशेषताओं के आधार पर परिभाषित करने का प्रयास किया है, लेकिन अभी भी मतैक्य नहीं है। सामान्यतः ललित निबंधों में लेखक किसी भी हल्की फुल्की बात को लेकर चलते हैं और उसके सहारे से अपने अगाध पांडित्य का सहज प्रदर्शन करते हुए हास्य के छींटों से गुदगुदाते तथा व्यंग्यों की चुटकियां लेते हुए मनोरम वातावरण की सृष्टि करते हैं। बीच बीच में लेखक अपने अनुभवों, लोक कथाओं, लोक संस्कृति, शास्त्रीय संदर्भ आदि से आत्मीयता, प्रामाणिकता, रोचकता, सरसता और आकर्षण का समावेश करके पाठक को वशीभूत किए रहते हैं। जिस प्रकार जलाशय की सतह पर दंड फेंकने से उसमें असंख्य लहरें उठने लगती हैं, उसी प्रकार ललित निबंधकार मन मस्तिष्क को झंकृत करके असंख्य भाव विचार लहरियों को उत्पन्न करता है। लेखक ज्ञान, विज्ञान, लोक जीवन, प्रकृति, धर्म, राजनीति आदि विभिन्न क्षेत्रों में स्वच्छंद विचरण करता है और विषयांतर द्वारा रसात्मकता का समावेश करके आकर्षक एवं बतकही की भाषा में अपनी रागात्मकता का वो परिचय देता है। रागात्मकता व्यक्तित्व की व्यंजना करता है। वस्तुतः ललित निबंध निबंधकार के रागात्मक व्यक्तित्व की स्वच्छंद और कलानिष्ठ अभिव्यक्ति है। ललित निबंध की विशेषताएं जैसे रागात्मक व्यक्तित्व की अभिव्यंजना है, स्वच्छंदता, उन्मुक्तता है, एक सूत्रता है, संक्षिप्तता है, विचारानुभूति है और बतकही शैली में बोलचाल की भाषा में ललित निबंध लिखे जाते हैं। अनेक ललित निबंधकार हुए हैं हमारे यहाँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदी साहित्य में भारतेंद्र युग से गद्य साहित्य जो है जन्म लेता है और गद्य की तमाम विधाएं भारतेंद्र युग से ही प्रारंभ होती हैं। तो आइए हम देखते हैं कि हमारे यहाँ कौन कौन सुप्रसिद्ध ललित निबंधकार हुए हैं। श्री पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी के अतिरिक्त बहुचर्चित जो ललित निबंधकार हैं जैसे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, उनका अशोक का फूल, और जैसे डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र, तुम चंदन हम पानी, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, अंगद की नियति आदि बहुत सारे ललित निबंध संकलन डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र के प्रकाशित हैं। डॉक्टर कुबेर नाथ राय की जो बहुचर्चित कृति है प्रिया नीलकंठी, निषाद बांसुरी, गंधमादन, रस आखेटक आदि अनेक ग्रंथ हैं इनके। विवेकी राय ने फिर बै तलवा डाल पर और गमई गंध गुलाब, ये दो इनके ललित निबंध संग्रह बहुत ही प्रसिद्ध हुए हैं। डॉक्टर धर्मवीर भारती, इनका जो ललित निबंध संकलन है ठेले पर हिमालय, और श्री हरिशंकर परसाई, इनका जो है वैष्णव की फिसलन, ये बहुचर्चित कृति है। डॉक्टर श्रीराम परिहार, इनका जो है परिहार जी का धूप का अवसाद, रसवंती बोलो तो आदि अनेक निबंध संकलन प्रकाशित हुए हैं। जैसे
श्री गिरीश पंकज जी का साहित्य की संस्कृति, मीडिया और भ्रष्टाचार, राष्ट्र और राष्ट्रवाद, इनके निबंध संकलन बहुत प्रसिद्ध हैं। और अमृत राय जी की रम्या और श्री रविन्द्रनाथ त्यागी जी की मल्लिनाथ की परंपरा बहुचर्चित निबंध संकलन है। इसी तरह से श्री ताराचंद पंड्या श्याम, इनका श्रद्धावान लभते ज्ञानम और सत्यम परम धीमहि आदि अनेक ललित निबंधकारों ने अपनी लालित्यपूर्ण भाषा में ललित निबंधों को दिया है, जो हिंदी साहित्य में बड़े चाव और श्रद्धा और प्रेम के साथ पढ़े जाते हैं। अब बच्चों, आइए देखते हैं क्या लिखूं। ये बख्शी जी का बहुत ही प्रसिद्ध निबंध है जो आपके पाठ्यक्रम में है। वास्तव में क्या लिखूं निबंध में लेखक ने जहां एक और आदर्श निबंध लेखन को स्पष्ट किया है, वहीं दूसरी ओर युवा और वृद्ध दो भिन्न पीढ़ियों के दृष्टिकोण में अंतर को भी स्पष्ट किया है। क्या लिखूं निबंध में बख्शी जी ने बताया है कि साहित्य की दृष्टि से छोटे निबंध अधिक उपयुक्त होते हैं। निबंध के दो अंग हैं, सामग्री और शैली। निबंध को सरस बनाने के लिए सर्वप्रथम उसकी भूमिका का निर्धारण कर लेना चाहिए। इससे निबंध में सरसता और प्रवाहमयता का गुण आ जाएगा। निबंध लिखना तो आसान है, किंतु उसका शीर्षक बनाकर लिखना अत्यंत कठिन काम है। बख्शी जी कहते हैं कि शेक्सपियर को भी कठिनाई हुई होगी, इसीलिए शीर्षक देना पड़ा जैसा तुम चाहो। अमिता और नमिता के लिए दो अलग अलग विषयों पर निबंध लिखना था। पहला विषय था दूर के ढोल सुहावने होते हैं और दूसरा विषय था समाज सुधार। एक ही निबंध में लेखक ने दोनों का समावेश कर अपनी कुशल लेखन कला का परिचय दिया है। बच्चों, कोई भी विषय हो, उसमें हम अपने हृदय के आवेग को भर ही देते हैं। हैट टांगने के लिए कोई भी खूंटी काम दे सकती है, उसी तरह अपने मनोभावों को व्यक्त करने के लिए कोई भी विषय उपयुक्त है। असली वस्तु है हैट, खूंटी नहीं। मनोरंजक शैली में, सरल सीधी भाषा में लेखक ने जहां एक और बताया है कि निबंधों की रचना किस प्रकार की जाती है। बख्शी जी ने निबंध लेखन के पूर्व अंग्रेजी निबंधकार मॉन्टेन तथा संस्कृत निबंधकार बाणभट्ट की कादंबरी की शैली का ज्ञान कराया है। कादंबरी संस्कृत साहित्य का उत्कृष्ट उपन्यास है। बख्शी जी का कहना है कि संस्कृत के प्रसिद्ध रचनाकार श्री हर्ष ने भी जानबूझकर अपने काव्य में ऐसी गुत्थियां डाल दी हैं कि लोग सुलझा न सकें। महाकवि सेनापति ने भी अपनी कविता को गूढ़ कर दिया है, जो सामान्य व्यक्ति के लिए अत्यंत गूढ़ हो गई है, कठिन हो गई है। मॉन्टेन ने निबंध की आधुनिक शैली को जन्म दिया, जिसे स्वच्छंदतावादी पद्धति कहते हैं। उन्होंने स्वयं जो कुछ देखा, सुना और अनुभव किया, उसी को अपने प्रबंधों में लिपिबद्ध कर दिया। पाश्चात्य साहित्य में ऐसे निबंधों का विकास आधुनिक युग में हुआ। आख्यायिका की तरह वह निबंध कला भी आधुनिक युग की रचना है। बख्शी जी का मानना है कि हिंदी में भी नए नए साहित्य का निर्माण हो रहा है। उसे प्रगतिशील साहित्य का नाम दिया जा रहा है, जो आगे चलकर अतीत का स्मारक हो जाएगा। बख्शी जी अपने निबंध में आगे लिखते हैं कि अंग्रेजी के प्रसिद्ध निबंध लेखक A.G. गार्डिनर का कथन है कि लिखने की एक विशेष मानसिक स्थिति होती है। उस समय मन में कुछ ऐसी उमंग सी उठती है, हृदय में कुछ ऐसी स्फूर्ति सी आ जाती है, मस्तिष्क में कुछ ऐसा आवेग सा उत्पन्न होता है कि लेख लिखना ही पड़ता है। उस समय विषय की चिंता नहीं रहती। बख्शी जी आगे कहते हैं कि कवि उच्च मार्ग से प्रेरित होकर काव्य की रचना करते हैं। जो कवि हैं
वे वास्तव में उदात्त के पोषक होते हैं और उदात्तीकरण जो है उनके चिंतन में होता है और उससे वे प्रेरित होकर के काव्य की सृष्टि करते हैं। विद्वान जो है ज्ञान की कसौटी पर सत्य की परीक्षा कर निबंध लिखते हैं। आख्यायिका लेखक कल्पना के द्वारा मानव जीवन का रहस्य प्रत्यक्ष कराने के लिए चरित्र वैचित्र घटना वैचित्र की सृष्टि करते हैं। वास्तव में इसमें 3 उदाहरण दिया उन्होंने। एक तो कवि जो उच्च मार्ग से प्रेरित होकर काव्य रचना करते हैं और दूसरे हैं विद्वान जो ज्ञान की कसौटी पर सत्य की परीक्षा करके निबंध लिखते हैं और तीसरे होते हैं आख्यायिका लेखक जो अपनी कल्पना के द्वारा मनुष्य जीवन का रहस्य प्रत्यक्ष कराने के लिए चरित्र वैचित्र और घटना वैचित्र की सृष्टि करते हैं। वास्तव में आख्यायिका जो है वह शिक्षाप्रद लघु कल्पित कथा होती है जिसमें लेखक की सूक्ष्म दृष्टि का प्रमाण मिलता है, परंतु निबंध तो उस मानसिक स्थिति में लिखे जाते हैं जहां लेखक की सच्ची अनुभूति होती है। बिना अनुभूति के, बिना अनुभव के निबंध लिखा ही नहीं जा सकता। ज्ञान की कसौटी पर सत्य की परीक्षा कर निबंध लिखा जाता है। अमीर खुसरो, बख्शी जी अमीर खुसरो का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि अमीर खुसरो के माध्यम से उन्होंने बताया कि एक साथ कई विषयों को समेटा जा सकता है। अमीर खुसरो बहुत प्रतिभावान कवि थे। उन्होंने एक ही पद्य में चारों की इच्छाएं पूरी कर दी। वास्तव में कुछ महिलाएं कुएं पर पानी भर रही थीं। अमीर खुसरो उधर से गुजर रहे थे। उन्होंने अमीर खुसरो को देखा तो एक ने कहा कि कवि जी हमें खीर पर कविता सुना दीजिए, तो एक ने कहा हमें चरखा पर कविता सुना दीजिए, तीसरे ने कहा मुझे कुत्ते पर कविता चाहिए, तो एक ने कहा मुझे ढोल पर कविता चाहिए। तो अमीर खुसरो की प्रतिभा देखिए कि एक ही माने छंद में उन्होंने चारों की इच्छा पूरी कर दी कि खीर पकाई जतनते चरखा दिया चलाए, आया कुत्ता खा गया तू बैठी ढोल बजाए। बच्चों, इस निबंध में लेखक ने मुहावरे का प्रयोग करके शब्दार्थ पर आधारित रोचक निबंध की रचना करने के लिए ढोल की आवाज़ की सत्यता को उपस्थित किया है। इस विषय पर चर्चा करते करते उन्होंने समाज सुधार पर चर्चा कर बताया कि समाज सुधार क्या है। साथ ही प्रगतिशीलता आती है। लेखक का व्यक्तित्व उभर कर पाठकों के सामने आ जाता है और दूर के ढोल सुहावने होते हैं, इस तथ्य का रोचक ढंग से निरूपण किया है। तरुणों और वृद्धों के मनोविज्ञान का बहुत ही सटीक चित्र बख्शी जी ने इस निबंध में खींचा है। उन्होंने बताया है कि जो तरुण जीवन संग्राम से दूर हैं, भविष्य के सुंदर सपनों में खोए रहते हैं, वे संसार की कठोरता और वर्तमान की यथार्थता से सदैव दूर रहना चाहते हैं। जो वृद्ध हैं उन्हें अपना अतीत सुखद लगता है क्योंकि वे हमेशा अपने बीते हुए दिनों की याद करते हैं, और जो तरुण हैं वे क्रांति के समर्थक होते हैं। वे वर्तमान में क्रांति लाकर उसे अपने सपने के अनुरूप ढाल लेना चाहते हैं, जबकि वृद्ध पिछली बातों को ज्यों का त्यों देखना चाहते हैं। वृद्ध जो हैं प्राचीन गौरव की रक्षा करते हैं। तरुण और वृद्ध दोनों ही समाज के वर्तमान स्वरूप को प्रभावित करते हैं। इसीलिए लेखक कहते हैं कि निरंतर सुधार होता रहता है। इस प्रकार वर्तमान सदैव सुधारों का काल बना रहता है। मनुष्य जात के इतिहास में कोई ऐसा काल नहीं हुआ जब सुधारों की आवश्यकता न हुई हो। प्राचीन काल से लेकर आज तक बहुत से सुधारक हो गए, लेकिन सुधारों का अंत नहीं हो पाया। जैसे श्री राजा राम मोहन राय और महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी, आदि जगत गुरु शंकराचार्य, गुरु नानक, संत कबीर, गोस्वामी तुलसीदास जी, दयानंद सरस्वती
और स्वामी विवेकानंद तथा महात्मा गांधी आदि अनेक समाज सुधारक हुए, फिर भी समाज सुधार की आवश्यकता आज भी ज्यों की त्यों बनी हुई है। अभी तक हमने आपसे क्या लिखूं के केंद्रीय भाव पर चर्चा की। अब अवबोध संबंधी प्रश्नोत्तर के माध्यम से आइए हम उसे समझने का प्रयास करते हैं। निबंध लेखन के लिए क्या क्या आवश्यक है? वास्तव में निबंध लेखन के लिए आवश्यक है चिंतन और मनन। चिंतन के द्वारा ही मन में विचार उत्पन्न होते हैं और मन के विचारों एवं भावनाओं के उत्पन्न होने से ही रचनाकार का मन उमंग तथा उल्लास से परिपूर्ण हो जाता है। वह किसी भी विषय का आश्रय लेकर निबंध की रचना कर डालता है। भावों का उद्वेग उसे रचना करने पर विवश कर देता है। जब भाव हृदय से उठने लगते हैं तो जो लेखक है, जो रचनाकार है, वो विवश हो जाता है। अब दूसरा प्रश्न है, खूंटी और टोपी से लेखक का क्या आशय है? अभी हमने आपसे खूंटी और टोपी की चर्चा की है। वास्तव में बख्शी जी का खूंटी से आशय भाषा शैली, साधन या कला पक्ष से है। टोपी से तात्पर्य मानव मन में उत्पन्न भाव अथवा निबंध की विषय वस्तु से है। अर्थात यदि लेखक के मनोभाव विषय हैं तो उसके आधार पर भाषा तैयार कर रचना की जा सकती है, क्योंकि भाषा भावों का अनुकरण करती है। भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम है। अब सवाल ये उठता है कि बख्शी जी ने कहा कि निबंध छोटा होना चाहिए, तो निबंध छोटा क्यों होना चाहिए? वास्तव में निबंध छोटा इसलिए होना चाहिए कि छोटा निबंध बड़े निबंध की अपेक्षा सुडौल और सारगर्भित होता है, तथ्यपूर्ण होता है और बड़े निबंध में रचना की सुंदरता नहीं आ पाती। अब आज जो निबंध लिखे जा रहे हैं, मतलब आधुनिक युगीन निबंध, उनकी विशेषताएं क्या है? वास्तव में आधुनिक युगीन निबंध में लेखक की सच्ची अनुभूति रहती है और दूसरी बात है ज्ञान की कसौटी पर सत्य की परीक्षा कर निबंध लिखना। मन की स्वच्छंद रचना, भाषा में प्रवाह हो, कल्पना का कोई स्थान नहीं होता, वाक्य छोटे हों, एक दूसरे से संबद्ध हों, पांडित्य प्रदर्शन नहीं बल्कि ज्ञान की गरिमा होनी चाहिए, निबंध का आकार छोटा होना चाहिए। बख्शी जी ने अपने क्या लिखूं निबंध में आख्यायिका शब्द का प्रयोग किया है। आख्यायिका क्या है? वास्तव में आख्यायिका शिक्षाप्रद लघु कल्पित कथा होती है जिसमें लेखक की सूक्ष्म दृष्टि का प्रमाण मिलता है। अगला प्रश्न बनता है बच्चों कि निबंध लिखने के लिए किस प्रकार की मानसिक स्थिति होनी चाहिए। इसमें अपने श्री पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी ने क्या लिखूं निबंध में उस मानसिक स्थिति का वर्णन किया है। वास्तव में निबंध लिखने के लिए कुछ इस प्रकार की मानसिक स्थिति होती है जिसमें न ज्ञान की गरिमा रहती है और न कल्पना की महिमा, जिसमें जीवन का गौरव भूलकर हम अपने में लीन हो जाते हैं, जिसमें हम संसार को अपनी ही दृष्टि से देखते हैं और अपने ही भाव से ग्रहण करते हैं। यह है मानसिक स्थिति। इन्होंने प्रगतिशीलता की बात की है। प्रगतिशील जीवन को निबंधकार ने परिभाषित करने की कोशिश की है। यदि आपको लिखना हो तो आप इसे किस तरह से लिखेंगे? वास्तव में बच्चों, प्रगतिशीलता या निरंतरता प्रकृति का नियम है। यह संसार एक निश्चित मार्ग पर आगे बढ़ता है। जन्म और मृत्यु इसके दो किनारे हैं। इसके बीच में होने वाला परिवर्तन विकास कहलाता है। मनुष्य भी अपनी जीवन शैली में परिवर्तन चाहता है, क्योंकि वो एक रास्ता से ऊब जाया करता है। यह क्रम अनवरत चलता रहता है। जब तक एक सुधार रंग लाता है तो दूसरा सुधार जो है वृद्ध हो जाता है। उसके स्थान पर नई युवा पीढ़ी उस कार्य को आगे बढ़ाती है। यही जीवन की प्रगतिशीलता है। निबंधकार बख्शी जी के अनुसार
प्रगतिशील जीवन का अर्थ है बदलते समय के साथ नए जीवन मूल्यों और नूतन जीवन प्रणाली को अपनाना। जो कभी सुधार थे वे आगे चलकर दोष बन जाते हैं और उन सुधारों का फिर नव सुधार होता रहता है। यही जीवन की प्रगतिशीलता है। एक बहुत अच्छा प्रश्न और इसमें बन रहा है कि तरुणों के जीवन का परम लक्ष्य क्या होता है। जैसे इस निबंध में मैंने आपको तरुण और वृद्ध दोनों के संदर्भ में जब केंद्रीय भाव बता रहा था, उस समय मैंने इसकी चर्चा की है। तो तरुणों के जीवन का परम लक्ष्य क्या होता है? लेखक के अनुसार तरुणों के जीवन का परम लक्ष्य होता है प्रेम, प्रेमिका का मिलन, और उनका सबसे बड़ा सुख और बिछोह सबसे बड़ा दुख होता है। प्रेयसी का नाराज होना, कठोरता का व्यवहार करना युवकों की सबसे बड़ी परेशानी का सबब बनता है। प्रेम में ही वे जीवन का अनुभव करते हैं। ऐसा हमारे लेखक श्री बख्शी जी ने अपना चिंतन व्यक्त किया है। तो इस तरह से बच्चों, क्या लिखूं निबंध का केंद्रीय भाव, उससे बनने वाले प्रश्न और उनके उत्तर के संदर्भ में, और साथ ही श्री पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर हमने चर्चा की। अब हमारे हिंदी के मूर्धन्य विद्वान प्रोफेसर अश्विनी केसरवानी जी ने पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी के संदर्भ में कहा है कि पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी साहित्य मनीषी थे। वे कलम के मजदूर थे। वे कभी कलम की कीमत किसी से नहीं मांगते थे। ऐसे निष्प्रिय साहित्यकार जो दूसरों के लिए जीता रहे बिरले ही मिलते हैं। ऐसे थे हमारे पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी।